सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति सिन्हा आज आपके लिए एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसे हमने कृतिका पुस्तक से लिया है। आपके पाठ्य पुस्तक में दो पुस्तकों को शामिल किया गया है, जिसमें एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा कृतिका भाग 2। तो यह जो पाठ हमने लिया है यह कृतिका से लिया है। आप देखिए इसमें हमने किस पाठ को लिया है। आपको मैं विस्तार से बताऊंगी पाठ का क्या नाम है और उसके रचनाकार कौन है। इन सभी बातों को मैं विस्तार से इस पाठ में आपको बताऊंगी। तो पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक, और जिसके रचनाकार हैं कौन? कमलेश्वर। ठीक है। और तो सबसे पहले आइए चले हम पहले कमलेश्वर रचनाकार के जीवनचर्या और उनकी रचना से संबंधित कुछ विशेषताओं के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, कमलेश्वर इस पाठ के रचनाकार हैं और ये आधुनिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भारतीय समाज और समाज में लोगों की जीवन की पीड़ाओं तथा समस्याओं को अपनी रचना में प्रमुख स्थान दिया है। इनका जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात तथा पत्रकारिता से अत्यधिक लगाव होने के कारण इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, जिंदा मुर्दे, जिंदा मुर्दे एक साथ है, ये कहानी संग्रह है। और वही बात, एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, यह उपन्यास है। अधूरी आवाज, चारुलता नाटक है। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में सामान्य जन के जीवन की पीड़ाओं तथा समस्याओं का चित्रण किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत सरकार के पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। तो ये तो हो गया लेखक का परिचय। अब हम आते हैं पाठ की रूपरेखा क्या है और इस पाठ में किस शब्द पर आधारित यह पाठ, चूंकि इसका शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। तो नाक इस कहानी का प्रतीक है, प्रतीक रूप में इसका प्रयोग किया गया है। जो और नाक हमारे जीवन में किस चीज का प्रतीक मानी जाती है वो आप समझिए। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। तो इस संदर्भ से के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए इस पाठ में सत्ता एवं सत्ता से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन, कौन रानी? रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि यह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है, ठीक है, एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आप आगे देखिए पाठ का सार क्या है। पाठ का सार है रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली है और उसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था, है ना। तो इंग्लैंड के अखबारों की एक कतरनी जो है हिंदुस्तान के अखबारों में आए दिन हमें चिपकी हुई दिखाई देती है, जिसमें रानी एलिजाबेथ और उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते हैं। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तो तहलका मच जाता है।
जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी अब दिल्ली आ रही है तो उसका स्वागत भी बहुत जोरदार होना चाहिए। ये इस पाठ का सार है और इसी से संबंधित कई प्रकार की तैयारियां दिखाई गई है। उस तैयारी के अंतर्गत कई ऐसे नियम के विरुद्ध कार्य भी दिखाए गए हैं जो कि हमारे भारत के लोगों में बहुलता देखने को मिलते हैं, अर्थात भ्रष्टाचार को भी लेखक ने इस पाठ में यत्र तत्र सरकारी तंत्रों के माध्यम से दिखाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी में एक जगह आकर सारी तैयारियां रुक जाती है, क्योंकि मुख्य चौराहे पर जो जॉर्ज पंचम की नाक लगी है, उसकी जॉर्ज पंचम की जो लाट लगी है उसकी नाक नहीं है, तो उस नाक को लगाने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। नाक लगाने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसे यह काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। जब सारे लोग तरह तरह की बातें करके मतलब उस विषय में चर्चा करके थक गए, उन्हें कोई निर्णय समझ में नहीं आया, तो फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। और तो मूर्तिकार ने क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता चलना चाहिए। यदि वो नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। अब सोचो कि आने वाला एक विदेशी है और उसके स्वागत की तैयारियों में लाट के सजाने और संवारने की व्यवस्था की जा रही है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि सारे मुख्य कार्यों को छोड़कर हम एक विदेशी अतिथि के स्वागत के लिए, उसको खुश करने के लिए एक विदेशी व्यक्ति के लाट को खूबसूरत बनाने में लगे हैं। हमारे सरकारी तंत्र और राजनीतिक दल तथा हमारे सरकारी पैसों का कहां पर किस प्रकार से अव्यवस्थित रूप से खर्च किया जाता है और कितने लोग उन पैसों का गलत इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरते हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस कमेटी के माध्यम से कहानीकार ने देने की कोशिश की है। अब हम आगे देखें, मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए, किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। और सभापति ने जब कहा कि तो विदेशी है तो विदेशों की सारी चीजें हम जब ग्रहण कर चुके हैं, तो यह पत्थर क्या चीज है। कहने का तात्पर्य है कि मूर्तिकार भी यहाँ पर अपनी जेबें भंजाने में पीछे नहीं रहता, वह भारत के कोने कोने जाने की बात करता है। तो यह काम क्या बिना पैसे लिए होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसी तरह की अव्यवस्था को भी कहानीकार ने इस कहानी में दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, मूर्तिकार ने इसका एक हल भी बताया कि यदि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का यही असली हल है, जो उन्हें मिल गया। अब आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी बात है कि हमारे देश में हमारे देश के नेताओं, अन्य नेताओं की क्या प्रतिष्ठा है उस विदेशी लाट के समक्ष। इस वक्त कोई उसका मोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात झूठी प्रतिष्ठा, आन बान और शान दिखाने की है। और इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की लाटों के नाक भी अगर उसमें से काट करके लगा दिए जाएं, तो इससे हमारे भारतीय व्यवस्था यानी भारत के सरकारी तंत्र और राजनीतिक दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके मान सम्मान धूमिल हो तो हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहानीकार ने दिखाने की कोशिश की है। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल जाता है। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व राजनीतिक नेता थे, उन सब के लाटों की नाक का एक तरह से देखा जाए तो उसकी जांच की गई, उसकी नाप ली गई और उस लाट पर बिठाने की कोशिश की गई। लेकिन दुर्भाग्य से इन लोगों का दुर्भाग्य ऐसा था कि उनमें से किसी के भी नाक, भारतीय नेता हो चाहे स्वतंत्रता सेनानी हो, उस लाट के नाक की नाप के नहीं निकले। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 1942 में जो शहीद होने वाले बच्चों की जो मूर्तियों की नाक थी, उसके बारे में भी चर्चा करते हुए कहा है
कि उसने उसका भी नाप लिया, लेकिन वे उससे बड़ी थी। तो यह भी एक विडंबना वहां पर लोगों को दिखती है। हालांकि ये विडंबना नहीं है, ये हमारे देश के लोगों की सोच गलत है, इस बात की ओर लेखक ने इशारा किया है। अब क्या निर्णय लिया गया? मूर्ति पर जीवित नाक लगाने का निर्णय लिया गया, जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का निर्णय लिया गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, यह आप पहले उस बिंदु को समझिए कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया जा रहा है, रोगन लगाया जा रहा है, किंतु उस पर नाक नहीं थी, और यह बहुत बड़ी एक समस्या थी। तो मूर्तिकार ने फिर एक हैरत अंगेज विचार व्यक्त किया, जिसने सभी लोगों को पहले तो आश्चर्य में डाला, लेकिन बाद में सभी की सहमति भी उसमें मिल जाती है। वह क्या था कि उसने कहा कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये 40 करोड़ लोग कौन थे? हमारे देश की उस वक्त की आबादी थी। ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, और कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी भी मूर्तिकार को सौंप दी। कमेटी के सामने बस एक ही उद्देश्य यहाँ पर नजर आ रहा था कि उन्हें किसी भी कीमत पर नाक लगानी है। ठीक है, और उसके लिए चाहे जिंदा व्यक्ति की मौत हो जाए। हमारे देश की जनता का सरकारी तंत्रों या राजनीतिक दलों की नजरों में क्या मोल है, यह इस घटना के माध्यम से कहानीकार ने दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये तो था पाठ का सारांश। अब इस पाठ में कुछ मुख्य बिंदुओं को भी कहानीकार ने उजागर किया है। तो वो मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, और उन बिंदुओं के माध्यम से कहानीकार क्या कहना चाहता है, ये आप देखिए। तो वो क्या है, पाठ के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य बिंदु आते हैं, वो ये देखिए। सबसे पहले पाठ के शीर्षक के अनुसार नाक शब्द पर चर्चा करना जरूरी है कि नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की घोतक होती है। तो इसमें व्यंग यह है कि जब यह प्रतिष्ठा का सूचक है, इससे संबंधित कई मुहावरे बने हैं। नाक कट जाना, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, नाक कटा देना आदि प्रसिद्ध मुहावरे बने हैं। तो इस पाठ में भी यह बात इस तरह उभर कर आती है कि एक लाट की नाक के गायब हो जाने पर सारी व्यवस्था में खलबली मच जाती है। चूंकि इंग्लैंड से रानी एलिजाबेथ आ रही थी, इसलिए लाट की टूटी हुई नाक लगाई जानी अत्यंत आवश्यक थी, और इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए, यत्न किए गए, और तब एक जिंदा व्यक्ति की मतलब जिंदा नाक लगा दी गई। अब सोचने की वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की नाक लगाई गई होगी, क्या वो जीवित रहा होगा? नहीं। तो ऐसी निंदनीय घटना को अंजाम दे करके देश के सम्मान की बलि दे दी जाती है। यह हमारे देश के लोगों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस तथ्य की ओर कहानीकार ने इशारा किया है। दूसरी ओर शहीद बच्चों की नाक को लाट से बड़ी बताकर भारत के सम्मान को अंग्रेजों से बड़ा बताया गया है। यह भी एक संकेत है जो कि यहाँ पर कहानीकार ने दिखाने की कोशिश की है। तो इस प्रकार नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की घोतक है। सारे लोग अपने ही अहम को प्रदर्शित करना चाहते हैं, और इस वजह से अपने अपने विचार इस तरह के देते हैं। इस बिंदु के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, अगली क्या बिंदु है? अगली बिंदु है कि नाक लगाने की बात को लेकर सरकारी तंत्रों में अफरा तफरी मचती है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी असुरक्षा से जो चिंता उत्पन्न होती है, उसके कारण ये अफरा तफरी है। वह असुरक्षा क्या है? पदों के छिन जाने, स्थानांतरित किए जाने, पदोन्नति रोकने जैसी कई ऐसी मानसिकता से संपूर्ण सरकारी तंत्र ग्रस्त है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए वे मूर्तिकार को बुलाकर किसी भी स्थिति में जॉर्ज पंचम के नाक को लगाने का आदेश दे देते हैं। उनकी दृष्टि में चाहे कोई भी उपाय करना पड़े, वह उनकी दृष्टि में जायज है। तो यह अफरा तफरी भी हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि सरकारी तंत्र में कोई भी कार्य जब उन्हें सौंपा जाता है, तो उसके लिए वो अफरा तफरी मचाते हुए किसी भी
अनुचित कार्य को भी करने में पीछे नहीं हटते और इस तरह से अपने देश के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का काम वो कर देते हैं कई बार, जो यहाँ पर लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है। अब देखिए अगली बिंदु क्या है। अगली बिंदु है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। तो पाठ के इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि रानी एलिजाबेथ के स्वागत के लिए दिल्ली में सभी तरह की तैयारियां हो रही हैं। साफ सफाई, साज सजावट, रानी के सुख सुविधाओं का ख्याल, सब कुछ हो रहा है। अगर कोई कमी थी तो यही कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। यह नाक अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक थी और जिसकी चिंता इस समय भारतीय अधिकारियों को हो रही थी। आजाद होते हुए भी भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी थी। भारतीयों को आजादी तो मिल गई थी परंतु वह ब्रिटिश मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए। लेखक ने यही दर्शाने का प्रयास किया है। आज भी भारतीय न चाहते हुए भी सत्ता का विरोध कर पाने में असमर्थ हैं। इस तथ्य की ओर भी लेखक ने इशारा किया है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकारी तंत्रों में, राजनीतिक दलों में कुछ लोग अगर ना भी चाहते हैं तो उन्हें वह काम करना पड़ता है। यह उनकी बेवशी होती है कि वो उसका इनकार नहीं कर सकते सत्ता में होते हुए भी। ठीक है, अगली बिंदु देखिए। अगली बिंदु क्या है? अगली बिंदु है कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। यह कथन जो है वह मूर्तिकार की है। मूर्तिकार ने इस कथन के माध्यम से जो बात कही है वह बात सामाजिक परिवर्तन की ओर इशारा करती है। आज समाज में कुछ लोग इतने गिर चुके हैं कि पैसे की खातिर वह कुछ भी करने को तैयार है। धन का लालच देकर किसी भी जीवित व्यक्ति के अंगों को आज खरीदा जा सकता है। यहाँ पर मूर्तिकार ने ऐसे सुझाव इन्हीं बातों की ओर संकेत करते हुए दिया है और इस तरह से लोगों में ये बातें जो है, लोगों में धन की शक्ति द्वारा कुछ भी कराने की मानसिकता बढ़ गई है, इस ओर इशारा करती हैं। और साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि उस समय प्रेस की स्वतंत्रता थी, अतः मूर्तिकार को यह भी डर था कि यदि यह बात मीडिया अर्थात अखबार वालों को पता चल गई तो वह उसे अखबार में छाप देंगे और आम जनता तक भी यह बात पहुंच जाएगी कि मूर्ति पर जिंदा आदमी की नाक लगाई गई है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ी बात है जो कि प्रेस की स्थिति उस समय क्या थी और इससे यह भी बताने की कोशिश की गई है कि सरकारी तंत्र कई ऐसी बातें समाचार पत्रों तक आने ही नहीं देते, आम जनता तक पहुंचने ही नहीं देते और ऐसी घटनाएं हमारे देश में घट जाती हैं। जब तक लोगों को पता चलती है ये सारी बातें, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और कोई भी कुछ नहीं कर पाता। अब आगे देखिए अगली बिंदु क्या है। ठीक है, अगली बिंदु है सरकारी तंत्रों और राजनीतिक दलों में आज भ्रष्टाचार व्यापक रूप में फैला है। इस पर लेखक ने अपनी रचना में यत्र तत्र कुछ संवादों के माध्यम से इशारा किया है। वो संवाद कुछ इस प्रकार हैं कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। नई दिल्ली में सब था लेकिन नाक नहीं थी, सिर्फ नाक नहीं थी। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं जो संवाद के माध्यम से लेखक ने कहानी में दिखाने की कोशिश की है, तो ये सारी पंक्तियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है, कितना व्यापक हो चुका है। आम आदमी की कोई बिसात नहीं है, आम आदमी की कोई पहचान नहीं है, आम आदमी की कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी किसी पर घात हो सकता है, प्रहार हो सकता है। लोग स्वार्थ हित के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दिखावे और के रूप में लोग किसी भी हद तक आगे बढ़ सकते हैं और लोगों का नुकसान, आम लोगों का नुकसान कर सकते हैं।
ये सारी बातें भी इस पाठ के माध्यम से दिखाई गई है, बताई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप पाठ का अध्ययन करेंगे और वीडियो को देख करके, सुन करके सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे लाभ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं अब इसको समाप्त करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।